हर बारिश में नाचने की जिम्मेदारी मोर क्यों लेगा? कि हर बारिश में नाचने की जिम्मेदारी मोर क्यों लेगा? अगर जिंदगी मेरी है तो फैसले और कोई क्यों लेगा? तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखो दोस्तों, हमने हमारी जो लास्ट कक्षा हुई थी उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? तो हमारी लास्ट कक्षा जो हुई थी उसमें हमने सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा था। और मैंने आज की कक्षा के लिए आपसे बात की थी कि मैं आपको आज की कक्षा में क्या पढ़ाने वाला हूं। तो आज पढ़ाने वाला हूं मौर्यकालीन जो हमारा सम्राट अशोक चल रहा था, उस सम्राट अशोक का हमारा एक शेष भाग रह गया था कि सम्राट अशोक की कला की बात रह गई थी। हमने बात की थी कि हम सम्राट अशोक की बात करेंगे, शिलालेखों की, फिर स्तंभ लेखों की बात करेंगे। उसके बाद में सम्राट अशोक के द्वारा जो गुहा लेखों का निर्माण करवाया गया, गुहा अभिलेखों का निर्माण करवाया गया, उनकी बात करेंगे। उसके बाद में हम ताम्र अभिलेखों की बात करेंगे। लेकिन ये जो चारों के चारों भाग है, शिलालेख, स्तंभ लेख, ताम्र अभिलेख और गुहा लेख, ये चारों के चारों भाग ही मौर्यकालीन कला संस्कृति के संदर्भ में हम पढ़ने वाले हैं आज। तो हमारी कक्षा को शुरू करते हैं। देखो, हम पढ़ने वाले हैं मौर्यकालीन कला के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जब मैं बात करूं मौर्यकालीन कला की, मैं बात करूं तो मौर्यकालीन कला को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में? मौर्यकालीन कला को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब देखो कि ये दो भाग हमने बांट दिए हैं मौर्यकालीन कला के, वो किस आधार पर बांटे हैं? तो मौर्यकालीन कला के हमने राजकीय संरक्षण के आधार पर दो भाग बांट दिए हैं कि जब किसी कला को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ, किसी शासक के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण प्राप्त हुआ, तो वो हो गई राजकीय कला। राजकीय कला के रूप में उसका विकास हो गया। जब किसी शासक का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसको संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, वो सामान्य क्षेत्र के आधार पर उसका विकास हुआ, तो उसको कह देंगे हम लोक कला। तो इस प्रकार मौर्य कला जो है वो दो भागों में आपके सामने विभाजित होती है। एक होती है राजकीय कला। कौन सी थी? राजकीय। देखो, हम दो भागों की बात कर लेते हैं। एक तो थी आपके सामने राजकीय कला, ठीक है, और एक हो जाएगी आपके सामने लोक कला। अभी राजकीय कला क्या है, लोक कला क्या है, इनकी भी हम बात करेंगे। देखो, राजकीय कला का मतलब है जब किसी शासक के द्वारा इनको किसी ना किसी रूप में संरक्षण प्रदान किया गया, तो ये राजकीय कला के रूप में विकसित हुई। और ये सामान्य परिस्थिति या क्षेत्र विशेष के आधार पर जब इनका विकास हुआ, तो ये कौन सी कला कहलाई? लोक कला कहलाई। अब देखो, जब इनका विभाजन करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं लोक कला। क्यों? थोड़ी सी छोटी सी है, 2 मिनट में हम बात कर लेते हैं। लोक कला की यदि मैं बात करूं तो सामान्यतः जो लोक कला का विकास हुआ और लोक कला आगे चलकर जो फलीभूत हुई, उसमें एक ही कला का मुख्यतः विकास हुआ, और वो कला थी आपके सामने मूर्ति कला। तो लोक कला के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं मूर्ति कला। कि लोक कला में मुख्यतः एक ही कला का विकास हुआ और वो कला थी आपके सामने मूर्ति कला। ठीक है, ध्यान रह जाएगा। अब देखो, मूर्तियां भी हमारे सामने दो प्रकार की बनाई गई। मौर्य काल में दो प्रकार की मूर्तियां बनाई गई, मुख्यतः दो प्रकार की मूर्तियां बनाई गई। एक तो मूर्तियां बनाई गई आकार में बड़ी थी, आकार में जो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई गई, वो एक मूर्ति तो बड़ी हो गई और एक हो गई आपके सामने छोटी। अब बड़ी मूर्ति किसकी बनाई गई? मुख्यतः बात हम इसकी करें तो बड़ी मूर्तियों में सबसे बड़ी जो मूर्तियां बनाई गई मौर्य काल में, वो बनाई गई थी आपके सामने हाथी की। किसकी बनाई गई थी? हाथी की। अब देखो, और जो छोटी मूर्तियां बनाई गई थी वो बनाई गई थी आपके सामने यक्ष यक्षिणी की। किसकी बनाई गई थी? जो छोटी मूर्तियां बनाई गई थी आपके सामने, वो बनाई गई थी यक्ष यक्षिणी की। ठीक है। अब देखो, लोक कला में मूर्ति कला का विकास हुआ। मूर्ति कला में दो प्रकार की मूर्तियां बनाई गई, बड़ी मूर्तियां, छोटी मूर्तियां। बड़ी मूर्तियों में हाथी की मूर्ति बनाई गई और छोटी मूर्तियों में यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां बनाई गई। जो आपके पिछले आरएस एग्जाम हुआ था उसमें ये यहां से एक क्वेश्चन आया था, उसकी हम अभी बात करेंगे। ठीक है। अब हाथी की मूर्तियां बनाई गई है मौर्य काल में बड़ी बड़ी, तो इनका प्रमाण हमारे को कहां से मिलता है?
तो जो हाथी की मूर्तियां बनाई गई है उनका हमारे को जो प्रमाण मिलता है वो मिलता है आपके सामने, एक जगह है जिसका नाम है धौली और एक जगह है आपके सामने कालसी। कालसी पड़ता है आपके उत्तराखंड में और धौली पड़ता है आपके सामने उड़ीसा में। तो मुख्यतः ये आपको ध्यान रखना है, मैंने ये बात बताने के लिए इतनी कहानी बताई है कि धौली से मौर्यकालीन हाथी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी कि हाथी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, मौर्यकालीन हाथी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है धौली उड़ीसा से प्राप्त हुई है। और साथ ही साथ मैं बात करूं कालसी उत्तराखंड से भी हमारे को जो है मौर्यकालीन हाथी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके बाद में हम बात करते हैं छोटी मूर्तियों की कि मौर्य काल में छोटी मूर्तियां कौन कौन सी बनाई गई। तो हमने बात की है यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां, तो ये कहां कहां से प्राप्त हुई है उनकी हम बात कर लेते हैं। देखो यक्ष यक्षिणी की मैं मूर्तियों की बात करूं, सबसे पहले एक नंबर पर यक्ष यक्षिणी में एक आता है परखम। ये कहां से मिली है? मथुरा से। यक्ष यक्षिणी की जो मूर्तियां मिली है वो आपके सामने परखम से मिली है, मथुरा से। दो मूर्तियां मिली है आपके सामने बिहार से। कहां से मिली है? बिहार से। एक जगह है लोहानीपुर, कौन सी है? लोहानीपुर। और एक जगह है जिसका नाम है दीदारगंज। क्या नाम था? दीदारगंज। लोहानीपुर और दीदारगंज ये दोनों की दोनों जो जगह है आपके सामने वो बिहार में है। कहां पर है? बिहार में। और एक है विदिशा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो यहां आकर आपके सामने लोक कला समाप्त होती है। मौर्यकालीन लोक कला की हम बात कर चुके हैं कि मौर्यकालीन लोक कला में मुख्यतः जो विकास हुआ था वो मूर्ति कला का विकास हुआ था। और मूर्ति कला में छोटी व बड़ी दो प्रकार की मूर्तियां बनाई गई। जो बड़ी मूर्तियां बनाई गई वो हाथी की बनाई गई, छोटी मूर्तियों में यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां बनाई गई मुख्यतः। अब जो हाथी की मूर्तियां बनाई गई तो मौर्यकालीन हाथी की मूर्तियां हमारे को कहां से प्राप्त होती है? तो जो मौर्यकालीन हाथी की हमारे को मूर्तियां प्राप्त होती है धौली और कालसी। धौली पड़ता है आपके सामने उड़ीसा में और कालसी पड़ता है आपके सामने उत्तराखंड में। तो धौली उड़ीसा और कालसी उत्तराखंड से हमारे को हाथी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। उसके बाद में मैं बात करूं यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां हमारे को कहां कहां से प्राप्त हुई है? तो परखम मथुरा से, इसके बाद में लोहानीपुर और दीदारगंज आपके बिहार से प्राप्त हुई है, और विदिशा आपके सामने मध्य प्रदेश से आपके सामने यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां प्राप्त हुई। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया, उसकी हम बात कर लेते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि परखम, हमने बात की ना अभी, परखम मथुरा से जो हमारे को यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि परखम से, ऐसे पूछा गया था मणिभद्र क्या है? ये क्वेश्चन आया था कि मणिभद्र क्या है। तो ध्यान से सुनना, जो मणिभद्र है वो परखम से प्राप्त यक्ष की मूर्ति क्या है? वो है आपके सामने मणिभद्र। तो परखम से प्राप्त होने वाली यक्ष की मूर्ति को मणिभद्र कहा गया है। उसको आप यहीं लिख लीजिए कि परखम कहां पर है? मथुरा में। मैं फिर से लिख देता हूं, मथुरा। परखम से प्राप्त यक्ष की मूर्ति, यक्ष की मूर्ति को क्या कहा गया है? मणिभद्र कहा गया। ठीक है, इसके बाद में एक और आप यहीं पर एक बात और नोट कर लीजिए। लोहानीपुर बिहार से और दीदारगंज बिहार से भी हमारे को यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। लेकिन जो दीदारगंज है आपके सामने बिहार में, वहां से हमारे को एक यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसको संपूर्ण नारीत्व की क्या कहा गया है? बेहतरीन प्रतिमा कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा कहा गया है। तो हम बात करते हैं दीदारगंज की। दीदारगंज, तो दीदारगंज से हमारे को एक यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है। यक्षिणी की मूर्ति को संपूर्ण नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा गया है।
कि दीदारगंज बिहार से हमारे को एक यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसको संपूर्ण नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा गया है, को संपूर्ण नारीत्व की साकार प्रतिमा। ये किसने कहा था? आरपी चड्डा ने कहा था। ये आरपी, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो ये हो गई आपके सामने लोक कला, यानी कि मूर्ति कला मुख्यतः यही थी। देखो अब हम बात करते हैं राजकीय कला के बारे में। तो राजकीय कला के बारे में हम बात करें तो राजकीय कला के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं अभिलेख पढ़ने वाले हैं। अब देखो अभिलेखों की मैं बात करूं तो मुख्यतः अभिलेखों में हम 4 चीज पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी पढ़ेंगे? तो अभिलेखों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिलालेख। क्या पढ़ेंगे? शिलालेख पढ़ेंगे। शिलालेख के बाद में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर शिलालेख पढ़ेंगे, इसके बाद में पढ़ेंगे हम स्तंभ लेख। क्या पढ़ेंगे? स्तंभ लेख पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे गुहा विलेख, यानी कि गुहा लेख पढ़ेंगे। गुहा लेखों के बारे में जानेंगे। और एक हम जानेंगे ताम्रा पत्रा अभिलेख, यानी कि 4 चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो देखो अभिलेखों की मैं बात करता हूँ। अभिलेखों में आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे शिलालेखों के बारे में, कि मुख्यतः जो मौर्य काल में शिलालेखों का निर्माण करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा ही मुख्यतः बात कर रहा हूँ कि मुख्यतः मौर्य काल में सम्राट अशोक के द्वारा ही शिलालेखों का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। अब देखो सबसे पहले हम अभिलेखों की बात करते हैं कि अभिलेख क्या है और अभिलेखों की भाषा क्या है, लिपि क्या है, उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो कि अशोक के अभिलेखों की भाषा, कि अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो जो अशोक के अभिलेख हैं उनकी भाषा है आपके सामने प्राकृत। कौन सी भाषा है? प्राकृत, यानी कि अर्ध मगधी। अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी है? अर्ध मगधी, यानी कि प्राकृत भाषा में जो अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं वो कौन सी भाषा में है? तो वो है आपके सामने प्राकृत भाषा में। अब प्राकृत भाषा की मैं बात करूं तो वो आ जाता है आपके सामने अर्ध मगधी। क्या आ जाता है? अर्ध मगधी, ठीक है। इसके बाद देखो अशोक के जो अभिलेख हैं उनकी हम लिपि की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लिपि की बात करते हैं। देखो किसी स्पेशल एक लिपि में अशोक के अभिलेखों की रचना नहीं की गई है, उनका उत्कीर्णन नहीं किया गया है। ब्राह्मी है, खरोष्टी है, आरमाइक है, इस प्रकार से 2-3 लिपियों का इसमें क्या है? मिश्रण है। सबसे पहले इसमें आपके सामने उल्लेख मिलता है ब्राह्मी लिपि का। ब्राह्मी लिपि का भी प्रयोग किया गया है। ब्राह्मी लिपि के बाद में इसमें खरोष्टी, नाम सुना होगा आपने, खरोष्टी लिपि का इसमें प्रयोग किया गया है। ग्रीक लिपि का भी इसमें प्रयोग किया गया है। आरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। तो मुख्यतः अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं हमारे को, उनमें ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक व आरमाइक, इन 4 लिपियों का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। लेकिन जो अशोक के अभिलेख हमारे को प्राप्त हुए हैं उनमें जो अक्षर लिखा गया है, अक्षरों की जो रचना की गई है, अक्षरों को लिखते समय अंतिम समय में, जैसे ये लिख रहा है ब्राह्मी, तो ब्राह्मी को लिखेंगे, जैसे अक्षर की रचना करेंगे, लिखेंगे, तो लिखते समय अक्षर को आखिरी में शंख की तरह घुमाया गया है। इस कारण अशोक के अभिलेखों को जो लिपि है उनको एक मुख्यतः उपनाम दिया गया है, कि एक उपनाम देते हैं जिसका नाम है शंखाकार लिपि। इसका एक उपनाम मिलता है, वो है आपके सामने शंखाकार लिपि, ठीक है। ये 3 बातें आपको बहुत मुख्यतः ध्यान रखनी है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत है, यानी कि अर्ध मगधी है। इसके बाद लिपि की मैं बात करूं तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक व आरमाइक
लिपि में इनका जो है इनको लिखा गया है। इसके बाद में इनके अक्षरों की जो संरचना है वो शंख के समान होने के कारण इस लिपि का एक उपनाम भी मिलता है और इसको कहा गया है शंखाकार लिपि। ठीक है, देखो आगे हम बात करते हैं। तो ये हो गई इसकी कुछ मुख्यतः बातें। अब हम प्रॉपर बात करते हैं शिलालेखों की कि शिलालेख क्या होते हैं। ठीक है, और मौर्य काल में जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है, अभिलेखों के अंतर्गत ही हम पढ़ने वाले हैं, शिलालेखों की बात करते हैं। अब शिलालेख क्या होते हैं? शिला धन लेख। शिला का मतलब पत्थर होता है, लेख का मतलब होता है कुछ लिखना। तो पत्थर के ऊपर कुछ लिखने की कला ही क्या थी? शिलालेख थी। अब देखो सम्राट मुख्यतः जो मौर्य काल है, मौर्य काल में मुख्यतः जो हमारे को शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो सम्राट अशोक के ही हमारे को प्राप्त हुए हैं। अब सम्राट अशोक ने अपने जनता के नैतिक उत्थान के लिए जो नियम बनाए, जो आदेश दिए, उनको जब शिला पत्थर के ऊपर उत्कीर्णन करवा दिया गया, उनको लिखवा दिया गया, वही आगे चलकर क्या कहलाए? शिलालेख कहलाए। फिर से सुनना, सम्राट अशोक के द्वारा जो नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए जो आदेश दिए गए अधिकारियों को, उन आदेशों को या उन नियमों को, उस संहिता को पत्थर पर जब उत्कीर्णन करवा दिया गया, लिखवा दिया गया, खुदवा दिया गया, उसे ही क्या कहा गया? बाद में चलकर शिलालेख कहा गया। ठीक है, अब देखो शिलालेखों की हम प्रकृति की बात करें कि शिलालेख कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः जो सम्राट अशोक के हमारे को शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो 2 प्रकार के प्राप्त हुए हैं। अब 2 प्रकार के कौन कौन से हमारे को शिलालेख प्राप्त हुए हैं? एक तो वृहद शिलालेख और एक लघु शिलालेख। तो हम इनकी 2 भागों में इनका विभाजन कर सकते हैं। एक तो हमारे को प्राप्त हुए हैं वृहद शिलालेख और एक हमारे को प्राप्त हुए हैं लघु शिलालेख। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं वृहद शिलालेखों की। तो सम्राट अशोक के द्वारा कुछ वृहद शिलालेखों का उत्कीर्णन करवाया गया और सम्राट अशोक के कुल कितने वृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो सम्राट अशोक के कुल, ध्यान से सुनना इस चीज को, कुल 14 वृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं। कौन से? वृहद शिलालेख। सम्राट अशोक के कुल 14 वृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं और ये कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? ये बात महत्वपूर्ण है। तो ये आपके सामने 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं कि सम्राट अशोक के द्वारा 14 वृहद शिलालेखों का निर्माण करवाया गया। 14 के 14 हम जानेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वो 8 के 8 स्थान कि जो सम्राट अशोक के 14 वृहद शिलालेख हमारे को प्राप्त हुए हैं वो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो वो 8 स्थान कौन कौन से हैं? ठीक है, देखो एक ट्रिक आती है कि शाम को सोता है वो क्या होता है? गधा होता है। कि जो शाम को सोता है ना वो क्या होता है? गधा होता है। तो देखो देखो आप ट्रिक को समझना, शाम क्या होता है? शाम को सोए, शाम को सोए जो गधा क्या होता है? होता है 5, 6, 7 और 1, 8। तो ये ट्रिक ध्यान रखना कि शाम को सोता है वो क्या होता है? गधा होता है। शाम को सोए जो गधा होता है। देखो सबसे पहले से क्या है? से आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी। मैं से आपको ध्यान रखना है मानसहरा। दोनों के दोनों जो प्राप्त हुए हैं वो मिले हैं आपको सामने पाकिस्तान से। कहाँ से मिले हैं? पाकिस्तान से। शाम को सोए जो गधा है
से शाहबाजगढ़ी, मैं से मानसेहरा। इसके बाद देखो को से आपको ध्यान रखना है कालसी। हमने बात की थी ना, कालसी से हमारे को उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है ये? उत्तराखंड में, जहाँ से हमारे को मौर्यकालीन हाथी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी कि वहाँ से मौर्यकालीन हमारे को मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। किसकी? हाथी की। सो से हम बात करते हैं, देखो सोपारा, और सोपारा कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र। कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ऐसे बात करते हो अर्रे गुड़ई, अर्रे अर्रे देखो अर्रे गुड़ी। जो अर्रे गुड़ी हमारे को प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है आपको सामने आंध्र प्रदेश से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश से। जो से हम बात करते हैं तो जोगढ़, और जो जोगढ़ हमारे को मिलता है वो मिलता है उड़ीसा में। कहाँ पर मिलता है? उड़ीसा में। गधा, ग से गिरवर, गिरवार, सॉरी गिरवर नहीं, गिरवार। और जो गिरवार है आपके सामने वो मिलता है आपके सामने गुजरात से। इसके बाद में गधा, ध से आपको मिलता है धोली। धोली कहाँ पर है? जहाँ से भी हमारे को हाथी की धोली, तो धोली पड़ता है आपके सामने, ये उत्तराखंड में है, तो ये है आपके सामने उड़ीसा। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लीजिए कि जो सम्राट अशोक के 14 हमारे को वृहद, आ तो रहा ना पूरा, हाँ, तो सम्राट अशोक के हमारे को 14 वृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं। वो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। वो 8 के 8 स्थान आपके सामने है कि शाम को सोता है वो क्या होता है? गधा होता है। तो शाहबाजगढ़ी ये कहाँ से मिलता है? पाकिस्तान से। मैं से मानसेहरा ये भी हमारे को पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। इसके बाद में देखो कालसी उत्तराखंड है। सोपारा आपके सामने MH महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। इसके बाद में अर्रेगुडी आपके सामने आंध्र प्रदेश, जोगढ़ आपके सामने उड़ीसा, और गिरवार आपके सामने जो है आपके सामने गुजरात है, और धोली आपके सामने उड़ीसा है। तो ये आपके सामने जो 14 वृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो कहाँ? 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये आप इनको नोट कर लीजिए। आगे हम चलते हैं, कुछ हम विशेष बात करते हैं। किसकी? जो 14 वृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनकी हम कुछ विशेष बात करते हैं। देखो एक बात करते हैं कि अशोक ने यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एक, देखो मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ। देखो एक बात मिलती है कि सम्राट अशोक के जो अभिलेख हमारे को प्राप्त हुए हैं, वृहद जो हमारे को शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उन वृहद शिलालेखों में 2 बात हमारे को प्राप्त होती है कि जो सम्राट अशोक के भारत के अंदर जो हमारे को वृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनकी भाषा कौन सी है, या सॉरी लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि है। जबकि भारत के बाहर से जो हमारे को अशोक के वृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनकी लिपि कौन सी है? तो उनकी लिपि है आपके सामने खरोष्टी लिपि है। और एकमात्र ऐसा शिलालेख प्राप्त हुआ है सम्राट अशोक का जिसका नाम है अर्रेगुडी। अर्रेगुडी एकमात्र ऐसा शिलालेख है जो हमने पढ़ा था जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी, उस समय पढ़ा था गोमूत्राकार लिपि, जिसको क्या कहा गया है? बोस्टोफेदम। क्या कहा जाता था? बोस्टोफेदम कहा जाता था। तो एकमात्र ऐसा वृहद शिलालेख सम्राट अशोक का जिसका नाम है अर्रेगुडी, और अर्रेगुडी बोस्टोफेदम लिपि में लिखा गया है। ठीक है, यानी कि यहां से लिखना शुरू किया, यहां से ये है बोस्टोफेदम लिपि, गोमूत्राकार लिपि, ये पेज है। यहां से लिखना शुरू किया, फिर दाएं बाएं ये है बोस्टोफेदम लिपि। तो सम्राट अशोक का जो है आपके सामने अर्रेगुडी, जो अर्रेगुडी वृहद शिलालेख जो कहाँ से मिला है? आपके सामने आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो ये एकमात्र ऐसा शिलालेख है जो कौन सी है? ब्रोस्टोफेदम, ब्रेस्टोफेदम किस में है? लिपि में।
इसके बाद में एक नाम आता है शेर ए कुना। सम्राट अशोक का एकमात्र ऐसा शिलालेख है जो 2 भाषाओं में लिखा हुआ है। किसमें? सम्राट अशोक का एकमात्र ऐसा शिलालेख शेर ए कुना जो 2 भाषाओं में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में देखो आगे की हम बात करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। देखो आगे हम बात कर लेते हैं कि जो सम्राट अशोक के 14 हमारे को वृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन से प्राप्त हुए हैं और उनमें क्या क्या बातें हमारे को लिखी हुई है। देखो आपके सामने ये 7 शिलालेखों की बातें लिखी हुई है। उसके बाद में एक 8वां और एक 13वां शिलालेख आपके सामने महत्वपूर्ण है। ये सातों के सातों महत्वपूर्ण है। इसके बाद में एक है आपके सामने 8वां और एक है आपके सामने 13वां। ये कुछ महत्वपूर्ण आपके सामने सम्राट अशोक के 14 में से महत्वपूर्ण वृहद शिलालेख है। देखो उसकी बात कर लेते हैं। जो सम्राट अशोक का पहला वृहद शिलालेख हमारे को प्राप्त हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि पशु हत्या क्या है? निषेध है। ठीक है, दूसरे में लिखा हुआ है कि मानव व पशु चिकित्सा की व्यवस्था की गई थी, कि सम्राट अशोक के द्वारा मानव व पशु चिकित्सा की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद में तीसरा है, उसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक 5 साल बाद में, तीसरे में क्या बात लिखी हुई है कि प्रत्येक 5 साल बाद में 3 अधिकारियों की क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी, जो गांव का अवलोकन करेंगे या शहर का अवलोकन करेंगे और उस अवलोकन का ब्यौरा किसको देंगे? सम्राट अशोक को देंगे। ये बात लिखी हुई है आपके सामने। तीसरा वृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है उसमें। ठीक है, यानी कि एक शिलालेख प्राप्त हुआ है उसमें कितनी लाइनें प्राप्त हुई है? कुल 14 लाइनें प्राप्त हुई है। ठीक है, उसके बाद में जो चौथा लिखा हुआ है, चौथा वृहद शिलालेख, उसमें लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में उड़ीसा में एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम था कलिंग का युद्ध, और कलिंग का शासक था वहाँ पर नंदराज को पराजित करता है सम्राट अशोक, और वहाँ पर सम्राट अशोक ने अपनी तलवारें छोड़ दी थी। तलवारें छोड़ने के बाद में सम्राट अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया था, जो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लड़ा गया था और अपने राज्यारोहण के 13वें वर्ष लड़ा गया था। ये प्रश्न पूछा गया है कि राज्याभिषेक के कौन से वर्ष लड़ा गया था? तो कलिंग का जो युद्ध लड़ा गया था वो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लड़ा गया था और अपने राज्यारोहण के 13वें वर्ष लड़ा गया था। 261 ईसा पूर्व में उड़ीसा में लड़ा गया था। और उस उड़ीसा में लड़े गए कलिंग युद्ध के बाद में सम्राट अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया था, यानी कि शैव धर्म को छोड़कर उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद देखो जो 5वां मिलता है, 5वां वृहद शिलालेख मिला है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल, राज्याभिषेक जब उनका हुआ तो अपने शासनकाल के 13वें वर्ष में धम्म महामात्र की क्या की थी? नियुक्ति की थी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद छठा महत्वपूर्ण है। तो छठे में लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक लिखते हैं कि मैं जहाँ पर भी रहूँ वहाँ पर मुझे मेरी जनता के सुख दुख का ब्यौरा मुझे हमेशा पता चलना चाहिए, मुझे जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। इसके बाद में देखो 7वें में लिखा हुआ है कि सभी लोग भाईचारा बनाए रखें। ठीक है, ये तो कुछ 7 थे। इसके बाद देखो हम आगे बात करते हैं 8वां। ठीक है, तो 8वां बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना। एक तो है आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सामने पहला, दूसरा और चौथा, 8वां और 13वां। आप तो सिर्फ इन्हीं को याद कर लेना, पहला दूसरा, इसके बाद में चौथा और इसके बाद में है 8वां और एक है आपके सामने 13वां। मुख्यतः आपको यही ध्यान रखना है। पहले में क्या लिखा हुआ है? पशु हत्या निषेध की गई है। दूसरे में पशु व मानव चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। चौथे में लिखा हुआ है कि भेरी घोष के स्थान पर सम्राट अशोक ने धम्म घोष को अपना लिया था। और 8वें में क्या लिखा है उसकी बात करेंगे। 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन कहां पर मिलता है? तो सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन आपके सामने 13वें में मिलता है। और जो सम्राट अशोक का 8वां है उसमें सम्राट अशोक ने कहा था कि आखेट करना क्या है? निषेध है, यानी कि शिकार करना निषेध होगा। और सम्राट अशोक के धम्म यात्राओं का उल्लेख कहां पर मिलता है? तो 8वें में मिलता है। 8वां
वृहत शिलालेख। इसमें दो बातें मिलती हैं। एक तो इसमें लिखा हुआ है कि आखेट निषेध। निषेध का मतलब प्रतिबंध, कि जो शिकार किया जाएगा उस पर प्रतिबंध लगाया गया सम्राट अशोक के द्वारा। इसमें एक बात और लिखी हुई है, धम्म यात्राओं का उल्लेख कहां पर मिलता है? तो सम्राट अशोक की धम्म यात्राओं का उल्लेख ये कहां पर मिलता है? 8वें वृहत शिलालेख में मिलता है। और अशोक ने सबसे पहले कौन सी धम्म यात्रा की थी, किस जगह की सबसे पहले धम्म यात्रा की थी? तो वो की थी आपके सामने बोध गया की। बोध गया की धम्म यात्रा की थी और अपने जीवन के कुल 256 रातें किसमें गुजारी थी? तो सम्राट अशोक ने अपने जीवन के कुल 256 रातें आपके धम्म यात्रा में गुजारी थी। इसलिए ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया था। तो धम्म घोष की जो जानकारी प्राप्त होती है मुख्यतः वो तो वैसे तो चौथे से प्राप्त होती है, लेकिन यात्राओं की, धम्म घोष की यात्रा, ये तो दोनों जुड़े हुए हैं। तो 8वें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। धम्म यात्राओं का उल्लेख मिलता है। इसके बाद में आता है सबसे महत्वपूर्ण है और वो है आपके सामने कलिंग का 13वां। इसको लिख लेना आप, देखो सबसे महत्वपूर्ण है 13वां वृहत शिलालेख। देखो इसमें मिलता है कलिंग युद्ध की जानकारी। सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध की जानकारी हमारे को 13वें वृहत शिलालेख से मिलती है। और इसमें मिला हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो कलिंग का युद्ध लड़ा गया था वो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कहां पर लड़ा गया था? उड़ीसा में लड़ा गया था। और कलिंग का उस समय राजा कौन था? जिसका नाम था नंदराज। नंदराज को पराजित किया किसने? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने इसी युद्ध के बाद में भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया था। घोष को अपना, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया था। और जो कलिंग युद्ध है उसके बारे में दो फैक्ट है कि ये राज्याभिषेक, मैं वैसे तो बता चुका हूं फिर भी बता देता हूं कि कलिंग युद्ध सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लड़ा गया था, जबकि राज्यारोहण के 13वें वर्ष लड़ा गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे और तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिएगा। इसके बाद में ये तो हो गए कुछ इनके शिलालेख अभिलेखों की बात हो गई। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे सम्राट अशोक के स्तंभ लेखों की। ठीक है, अभिलेखों में शिलालेख पढ़ लिए हमने, 1 नंबर पढ़ लिया। उसके बाद में हम बात करेंगे स्तंभ लेखों की, उसके बाद में बात करेंगे हम गोवा लेखों की, और उसके बाद में हम बात करेंगे ताम्राभिलेखों की। ठीक है, तो वैसे कक्षा लंबी हो जाएगी, आज हम कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ठीक है, आप अपनी तैयारी को इसी प्रकार करते रहिए।